ध्यान दें आप लोग, क्लास 10th में जिसे क्लास ऑलरेडी चल रहा है, सेकेंड पार्ट है केमिस्ट्री और थर्ड पार्ट है बायोलॉजी। ठीक है, इन सभी का सिंगल पेपर होता है 70 मार्क्स का और प्लस 30 मार्क्स का आपको मिलेगा इंटरनल मार्क्स स्कूल से मिलता है जिसे प्रैक्टिकल एग्जाम का। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका होगा, जिसमें 70% थियरी को होगा और 30 नंबर के क्या होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा जो स्कूल का स्तर दिया जाता है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स क्लास ऑलरेडी चल रहा है। अब केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये दो पार्ट हैं जिसको हम डील करेंगे, आप उनसे परिचित हैं इसलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हमें कोऑपरेट करिएगा। ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे आप केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम आइडिया है। केमिस्ट्री में क्या क्या होता है, मेन चीज सिंबल ऑफ एलिमेंट्स आपको जानकारी होगी, केमिकल फार्मूला ऑफ दी कंपाउंड से जानकारी होगी, कैसे बनाई जाती है ये भी आपको 9th में बताया गया था। परमाणु भार क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, तुल्यांक भार क्या होता है, ये सारी बातें क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ 10th में उससे आगे पढ़ाया जाएगा। अब कुछ बेसिक अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उसको स्टडी कर लीजिए 9th से, और 10th में उसका यूज है। अब 10th में हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, मींस अम्ल क्षार एवं लवण। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, चैप्टर 1। हिंदी में आता है अम्ल क्षार तथा लवण। ठीक, इन इंग्लिश एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ये चैप्टर का नाम है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इसमें ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः प्रारंभ में ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है। माने स्वाद में खट्टे पदार्थों को अम्ल माना जाता था। जैसे प्रारंभ में 3 आप सुने होंगे, जैसे नींबू है, इमली है और सिरका। इन्हीं 3 के बारे में व्यक्ति जानते थे, इनमें स्वाद खट्टा था और इसमें बाद में जानकारी हुई कि नींबू कौन सा अम्ल पाया था, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, इसमें टार्ट्रिक अम्ल और इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। प्रारंभ में केवल इन्हीं 3 अम्लों के बारे में हम जानते थे क्योंकि इसका सेवन किया जाता, खाया जाता था। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा लिटमस पेपर के प्रति प्रभाव के आधार पे अम्ल को क्या हो पहचान किया जाती है। ठीक है, बाद में 11वीं शताब्दी में 2 अम्लों की खोज हुई, HCl और नाइट्रिक अम्ल। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। तो 11वीं शताब्दी में लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था नाइट्रिक अम्ल के बारे में जानकारी प्राप्त की है और इनका अध्ययन किया गया। अब आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक सबसे पहले आयनन सिद्धांत के अनुसार या आयनन के आधार पर अम्ल की परिभाषा दी। ठीक है, परिभाषा हम करेंगे। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे यौगिक होते हैं जो जल में आयनित होकर के H आयन अथवा H परमाणु देते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे यौगिक होते हैं जो जल में आयनित होकर H+ आयन अथवा हाइड्रोजन परमाणु देते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई धन आयन नहीं देते हैं। यहां देखिएगा थोड़ा समरी, प्रारंभ में खट्टे पदार्थों को प्रायः अम्ल कहा जाता है। ठीक है, फिर जैसे नींबू खट्टा होता है, इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, बाद में खोज की गई। इमली, इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका,
इसमें क्या होता है, एसिटिक अम्ल बन जाता है। ठीक, ये प्रारंभ में 3 अम्लों की खोज हो गई, माने ऐसे खाद्य पदार्थ जो स्वाद में खट्टे थे उन्हें अम्ल कहा गया। बाद में 11वीं शताब्दी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, शुद्ध होता है HCl, तथा नाइट्रिक अम्ल, क्या होता फॉर्मूला, HNO3 की खोज की गई। ठीक है, फिर आर्हेनियस ने आयनन सिद्धांत के आधार पर अम्ल तथा क्षार को परिभाषित किया। ठीक, अब आर्हेनियस का आयनन सिद्धांत क्या है वो ध्यान दीजिएगा। पहले डलेगा अम्ल क्या होता है, डलेगा एसिड या अम्ल। आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ या ऐसे पदार्थ जो जल में आयनिक होकर H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे HCl है, आयनिक होगा क्या देगा, H आयन देगा, Cl आयन देगा। HNO3 है, आयनिक होगा H आयन देगा, नाइट्रेट आयन देगा। H2SO4 है, आयनिक होगा H आयन देगा प्लस सल्फेट आयन देगा। CH3COOH माने एसिटिक अम्ल है, आयनिक होगा H+ आयन देगा प्लस एसीटेट आयन देगा। ये क्या हो गया, अम्ल की परिभाषा हो गई किसके द्वारा, आर्हेनियस के द्वारा। माने ऐसे पदार्थ जो जल में आयनिक होकर H आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, HCl है, H आयन देता है, Cl आयन देता है। HNO3 है, H आयन देगा, नाइट्रेट आयन देगा। H2SO4 है, H आयन देगा, सल्फेट आयन देगा। CH3COOH है, H आयन देगा, H आयन देगा। तो ये सभी अम्ल हैं, माने ऐसे पदार्थ जो जल में आयनित होकर H आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है। एग्जाम्पल ये हो गया। बाद में यह देखा गया कि जल में H आयन स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये जल के अणुओं के साथ संयुक्त होकर के हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ परिभाषा में। बाद में आगे लिखेगा, बाद में यह देखा गया कि H+ आयन जल में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, ये जल के अणु के साथ संयुक्त होकर हाइड्रोनियम आयन, H+ आयन मीन्स होता है हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अतः अब क्या हो जाएगा, अतः
अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में आयनित होकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। ये परिभाषा नहीं होगी आपकी। माने अम्ल वे पदार्थ होते हैं जल में आयनित होकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अभी लिखे थे HCl प्लस H2O जल है, ये जुड़ जाएगा H3O बना लेगा प्लस Cl माइनस। HNO3 है, इसको देखिएगा प्लस जल में भिगो दीजिएगा, ये बन जाएगा H3O प्लस मीन्स हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन। ठीक है, तो परिभाषा यहाँ चल जाती है कि अम्ल वे यौगिक हैं जो जल में आयनित होकर हाइड्रोनियम आयन अथवा H3O प्लस आयन देते हैं। ठीक है, ये हो गया परिभाषा अम्ल की। चलेगा फिर अम्ल की क्षारकता। नेक्स्ट हेडिंग आएगा अम्ल की क्षारकता, बेसिसिटी ऑफ एसिड। अगली हेडिंग अम्ल की क्षारकता। क्या होता है, किसी अम्ल में, समझ लीजिएगा, किसी अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। नोट करिएगा, किसी अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। ठीक है, जैसे HCl पढ़ा होगा, वही बताइए HCl कामा HNO3, या इसको चेंज करिए HCl कामा H2SO4 कामा H3PO4 की क्षारकता क्रमशः, ध्यान देखिएगा, HCl में कितने H परमाणु हैं? एक H2SO4 में 2 परमाणु, 2 H3PO4 में 3। ये क्या हो जाएगा, क्षारकता क्रमशः 1 2 3 होगी। क्यों? इनमें नंबर ऑफ H एटम्स कितना लिखा गया, 1 2 3। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, जिस अम्ल की क्षारकता 1 होती है उसे एक क्षारक अम्ल कहा जाता है, जिसकी 2 होगी द्विक्षारक, 3 होगी त्रिक्षारक। त्रिक्षारक के अलावा जिसकी क्षारकता 4 होती है चतुष्कलाता, लेकिन अभी तक कोई ज्ञात अम्ल नहीं है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। अच्छा, किसी अम्ल की क्षारकता कैसे निकालते हैं? अम्ल की क्षारकता होता, अम्ल की क्षारकता बराबर हो जाएगा अम्ल का अनुभाग बटे में अम्ल का तुल्यांक। अनुभाग तुल्यांक भाग ज्ञात होने पर अम्ल की क्षारकता को हम ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से। ठीक है, ये हो गया एसिड के बारे में। नेक्स्ट लीजिएगा बेस या साल्ट, क्षार। नेक्स्ट हेडिंग है क्षार। क्षारक तथा क्षार जो होते हैं बेस एंड एल्केन। आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे यौगिक होते हैं, क्षार वे यौगिक होते हैं जो जल में आयनित होकर OH माइनस मीन्स हाइड्रॉक्सिल आयन
देते हैं। जैसे यहां देखिएगा, आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे यौगिक होते हैं जो जल में आयनित होकर OH-1 आयन या हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। जहां पर देखिएगा जैसे NaOH, ये आयनित होगा क्या देगा, सोडियम आयन देगा प्लस OH-1 आयन देगा। ठीक है, NH4OH है मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये देगा अमोनियम आयन प्लस OH- आयन। KOH है, ये आयन होगा पोटेशियम आयन देगा, OH- आयन देगा। लेकिन बाद में यह देखा गया कि OH आयन भी जल में स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते। क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, HOH प्लस H2 घुल जाएंगे, घुलनशील होते हैं। आप लिखेंगे चूंकि OH आयन जल में घुलनशील होते हैं, अतः क्षार वे यौगिक होते हैं जो जल में घुलनशील OH आयन देते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन क्रॉस हो गया। अब किसी अम्ल की क्या होती है, क्षारकता नहीं बल्कि अम्लता। अगला लेगा क्षार की अम्लता, एसिडिटी ऑफ बेस। लेगा क्षार की अम्लता। पहले सुनिएगा थोड़ा सा, किसी क्षार में उपस्थित विस्थापनीय OH आयनों की संख्या को क्षार की अम्लता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी क्षार में उपस्थित विस्थापनीय, जो निकलने योग्य होगा, विस्थापनीय OH आयनों की संख्या को क्षार की अम्लता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, NaOH की अम्लता कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि इसमें विस्थापनीय OH आयन कितना है, 1 है। ठीक है, CaOH ट्वाइस की क्षारकता क्या होगी, देखो नंबर ऑफ OH आयन कितना है, 2 है, क्षारकता हो जाएगी। AlOH ट्वाइस की क्षारकता, सॉरी अम्लता, लिख दिया, अम्लता कितनी होगी, यहाँ देखो नंबर ऑफ OH आयन कितना, 3 है, क्षारकता हो जाएगी 3। ठीक है, अब किसी क्षार की अम्लता कैसे निकालते हैं, अम्लता बराबर हो जाएगा क्षार का अनुभाग बटे में क्षार का तुल्यांकीय भाग। ये इसका फार्मूला होता है, इससे किसी क्षार की अम्लता को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको निकालना होगा पहले क्षार का अनुभाग, क्षार का तुल्यांकीय भाग ज्ञात होगा, सवाल दिया रहता है, ये दिया रहेगा, ये खुद निकालना होगा, ये निकालना है। ठीक है, ये हो गया क्षार के बारे में। अब अगला हेडिंग है, किसी अम्ल अथवा क्षार की स्ट्रेंथ कैसे मापा जाता है, माने स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अम्ल तथा क्षार की प्रबलता, अंग्रेजी में कहेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस।
सभी प्रबल अम्ल की प्रबलता क्या होती है? अधिक होती है। माने ध्यान रखिएगा, ऐसे अम्ल अथवा क्षार दोनों साथ में चल रहे हैं जो शीघ्रता से H आयन अम्ल H आयन देगा, अगर क्षार क्या देगा H आयन तथा OH आयन देते हैं, वे अधिक प्रबल अम्ल अथवा क्षार होते हैं। ठीक है। अब प्रबल अम्ल कौन होंगे? माने जो शीघ्रता से H आयन देगा प्रबल अम्ल कहलाएगा, जो शीघ्रता से OH आयन देगा प्रबल क्षार कहलाता है, और जो बहुत कम मात्रा में OH आयन देते हैं उनकी प्रबलता क्या होगी? दुर्बल या कम। जैसे आगे देखिएगा, प्रबल अम्ल कौन होंगे? जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, सूत्र होता है HnH2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका सूत्र होगा HCl। नाइट्रिक अम्ल। इसके बाद पढ़ाएंगे जस्ट अगले क्लास में ये सभी प्रबल अम्ल है। ठीक है, जब आप आए